इस वीडियो को क्लिक करने वाले लगभग दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। पहला कैटेगरी जो साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई किए होगे, एक एक चैप्टर्स को कंप्लीट किए होगे, उसको रिवाइज किए होगे, पीवाईक्यू सॉल्व किए होगे, टेस्ट दिए होगे, रिवीजन किए होगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, उनका तैयारी ठीक ठाक होगा, शानदार होगा। अब दूसरा कैटेगरी जो साल भर अच्छे से नहीं पढ़ाई किए होगे, उनका कोई भी चैप्टर अच्छा से कंप्लीट नहीं होगा, बैकलॉग होगा बहुत सारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होगे आप लोग, टेस्ट नहीं दिए होगे। अब ऐसे जो बच्चे होंगे अभी लास्ट मोमेंट पे जाके वन शॉट सीरीज, मैराथन सीरीज, टेस्ट लीग, फर्रा लीग, इस तरह का आप सीरीज को आप फॉलो कर रहे होगे। देख, तेरा क्वेश्चन तो ऐसे भी नहीं सॉल्व होने वाला नीट एग्जाम में। नीट एग्जाम इज नॉट अबाउट द नॉलेज, इट्स अबाउट द कि आप कितना एक्यूरेटली आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हो। और ये चीज़ आता है प्रैक्टिस से, मल्टीपल टाइम ऑफ प्रैक्टिस से। हर साल लगभग 25 से 28 लाख बच्चे नीट के एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं। 25 लाख बच्चे में से सिलेक्शन कितनों का हो रहा है, सीट कितना है? आप ऐसा सोचो कि 720 नंबर का जो एग्ज़ाम है, उसमें से जो 720 में 720 स्कोर कर रहा है या फिर जो 710 स्कोर कर रहा है, इन दोनों तरह के बच्चों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। एक बच्चा जो कि 630 नंबर लाया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बच्चा जो कि 650 नंबर लाया, उसका सिलेक्शन हो गया। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो आप समझो कि सेलेक्ट होने वाले बच्चे क्या ऐसा करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ध्यान से समझेंगे इस बात को, ठीक है? तो तैयारी जब आप करते हो ना, तो कुछ बेसिक रूल होता है, एकदम सिंपल सा स्टेप होता है। आप कहीं भी आप तैयारी करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, आपका ये कुछ सिंपल स्टेप्स है भाई प्रिपरेशन का। कि जब आप चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, फिर आप नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे किसी अच्छे बुक से या फिर आप डीपीपी से, पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे, डेली रिवीजन आप कर रहे होगे, शॉर्ट नोट्स आप बना रहे होगे। ये एक तरीका हुआ। ये जो स्टेप है ना, ये साल भर एक बच्चा फॉलो करेगा। अब ये स्टेप 1 के बाद जो टाइम आपका जो बचता है, लास्ट का 1 महीना, 15 दिन, 1 वीक, ये जो लास्ट का जो समय, उसमें बच्चा ये फॉलो करता है। फुल सिलेबस रिवीजन, टेस्ट देना, पार्ट वाला टेस्ट, फुल वाला टेस्ट, और ये एनालिसिस रिपोर्ट, आई कॉल इट गलतियों का गट्ठर। क्या होता है ये समझाऊंगा मैं अभी। आप समझो इस बात को, एकदम ध्यान से समझो कि जो बच्चा 720 नंबर का एग्जाम में जो 100 नंबर ला रहा होगा, 150 नंबर ला रहा होगा, वो बच्चा तो रेस में नहीं है ना, ऑब्वियसली नहीं है। रेस में सिर्फ वही स्टूडेंट्स हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स हैं जिनका लगभग 500 प्लस का स्कोर जा रहा है। और जब आप रैंक आप निकाल के देखोगे ना, तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ लगभग 2 से 3 लाख बच्चे होंगे, मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, 2 से 3 लाख बच्चे जिनका 500 क्रॉस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 लाख बच्चे में से जो कंपटीशन है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाख बच्चों में है। क्योंकि 25 लाख बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 10 लाख ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाता होगा, और रिवीजन, टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सब कुछ बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। लगभग 4 से 5 लाख, 6 लाख बहुत। तो उनमें से फिर छटा करके ऐसे बच्चे आते हैं जिनका 500 क्रॉस होता है। समझ में आ रहा है आपको बात? तो अभी आप समझो कि लास्ट मोमेंट पे क्या करना है। लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं। आप देखो कि नीट इज ऑल अबाउट द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है, देखो जेई मेंस या एडवांस और जो नीट एग्जाम है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक डॉक्टर जो इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहा होगा, अचानक से कोई पेशेंट आएगा, सर फटा हुआ है उसका, है ना, पैर उधर उखड़ा हुआ है, तो वहाँ पे वो क्या करे, वो अप्रोच लगाएगा, वो है ना, वो डीप एकदम रिसर्च करेगा, है ना, ऐसा वो करेगा। उसको भी क्विक, एकदम क्विक रिजल्ट चाहिए उसको, एकदम एक्यूरेटली। समझे बात को? तो यहाँ पे जो क्विक डिसीजन लेना है ना, तो एक्यूरेसी का चेकिंग होता है यहाँ पे कि आप कितना ज़्यादा एक्यूरेट हो। समझे बात को? और ये एक्यूरेसी आएगा सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल एंड मल्टीपल एंड मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन से। आप इसको समझो कि ये जो बेसिक स्टेप्स जो मैंने आपको बताया, ये बेसिक स्टेप फॉलो करने के बाद एक स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं कर रहा होता है। वो अपना बायोलॉजी का एनसीईआरटी जो कि पूरा रंगा हुआ है, उसको वो निकाल के बस वो पलट रहा होता है। इस लेवल का वो पढ़ाई को अचीव कर चुका होता है ना, इस लेवल का तैयारी उसका हो जाता है ना, कि जब वो कोई पलटेगा, जब वो पेज पलटेगा, जब कोई ट्रांसलेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, मॉर्फोलॉजी का या किसी का भी आप पेज वो पलटेगा, तो पेज पलटने के साथ ही उसको वो पेज, वो पैराग्राफ, वो डायग्राम कुछ देख के उसको सब कुछ याद आ जाएगा कि किस पेज में, कौन सा लाइन में, कौन सा पैराग्राफ में, कहाँ पर कौन सा वर्ड्स दिया हुआ है। और इस लेवल का तैयारी के लिए रिवीजन चाहिए बहुत ज़्यादा। तो लास्ट मोमेंट पे जो स्टूडेंट है ना, वो सिर्फ पेज पलट रहा होता है और उसको सब कुछ दिमाग में ऐसा स्कैन हो जाता है। समझे बात को? तो पॉइंट ये है, देखो मैं
किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट, ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है, और मैं उसमें ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में मैं तैयारी कराता हूँ मेडिकल का, लगभग बॉटनी जूलॉजी 11th 12th मेडिकल नीट सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ। तो अभी पॉइंट ये है ना कि लगभग 2-3 मतलब 6-7 दिन पहले की बात है, एक मैसेज आया मेरे को, और उस मैसेज में एक बात लिखा हुआ था कि सर मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, मैंने टेस्ट भी दिया है, और अब बताइए कि क्या एक्स्ट्रा रिसोर्स को रिवाइज करना है, एक्स्ट्रा रिसोर्स क्या पढ़ना है, आप मुझे भेज दीजिए। अब ये मैसेज देख के हमको लगा कि भाई इसको गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नीट इज़ ऑल अबाउट द रिविजन, और मल्टीपल टाइम ऑफ रिविजन, एक्यूरेट रिविजन, अपना वो चीज़ को सॉलिडिफाई करना, वो तभी हो पाएगा पॉसिबल जब आप अपना रिसोर्सेज को आप कम रखोगे। कम रखने का मतलब हुआ, कम रखने का मतलब हुआ कि भाई ये नहीं कि बाहर बाहर से एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। टेस्ट जब आप देते हो ना, अच्छा एक बात और रहा, समझाते पहले देखो, टेस्ट देना जो रहा, तो टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप ये एनालिसिस रिपोर्ट आप नहीं बनाते हो तब तक। आपको मालूम है जिनका सिलेक्शन होता है वो क्या करते हैं, वो लास्ट में वो क्या करते होंगे, वो लास्ट में ये करते हैं ना कि एनालिसिस रिपोर्ट, आई कॉल इट गलतियों का गट्ठर, क्या होता है ये समझो। एक टेस्ट देने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन बनता होगा कि भाई करेक्ट कितना हुआ है ना, या फिर इनकरेक्ट कितना हुआ, और उसके बाद फिर कितना क्वेश्चंस स्किप कर दिए, है ना। अब ये जो इनकरेक्ट हुआ उसमें से 2 ऑप्शन बनेगा कि कौन कौन सा ऐसा था जो कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक था, कौन कौन सा ऐसा था जो कि सिली मिस्टेक था। अब बात ये है कि आप सोचो कि जो बच्चा 1 साल बढ़िया से तैयारी किया, ये सब कुछ सारे स्टेप्स को फॉलो किया, और उसके बाद जाकर के वो इस तरह का वो एनालिसिस रिपोर्ट वो बना रहा है, और उसमें वो जो इनकरेक्ट हुआ उसका, उसमें वो 2 ऐसे बना रहा है कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक क्या हो गया है ना, और इन सभी चीज़ों को वो इस 1 साल का वो बंडल जो इसका क्रिएट हो जाएगा, उस सभी चीज़ों को वो अगर वो लास्ट में अगर वो सिर्फ ये एनालिसिस रिपोर्ट को वो रिवाइज कर ले अच्छे से, तो क्या कुछ बचेगा एग्जाम में जो कि गलती हो जाए उसका, क्योंकि जो आपने यहाँ पे करेक्ट किया है वो आप एग्जाम में भी आप करेक्ट करोगे। टेस्ट का फंडा सिर्फ ये होता है कि जो क्वेश्चन आपसे टेस्ट में गलती हुआ, वो क्वेश्चन अगर दोबारा आपके आंख के सामने आए तो वो गलती ना हो। तो ये जो है एनालिसिस रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप देख, आप समझ रहे हो ना बात को, कि अभी लास्ट मोमेंट पे आपके मन में वो फीलिंग आने लगा होगा, है ना, कि कोई बात नहीं, इस बार अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगली बार रैंक लेके आएंगे, अगली बार और अच्छा से तैयारी करेंगे। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है, ये आइडिया आ रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बढ़िया, आप एक और ड्रॉप के नज़दीक हो, और इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो स्थिति, जो मनोअवस्था आपका अभी है, वो आपको ले जाएगा एक बहुत गहरे अंधकार की ओर, समझे बात को, जो एक बहुत बड़ा ट्रैप क्रिएट करके रखा हुआ है, और वो है ड्रॉप एंड ड्रॉप एंड ड्रॉप। तो ये सारा चीज़ था जो एक टॉपर फॉलो करता है लास्ट मोमेंट पे सिलेक्शन के लिए। तो यही चीज़ है ना। लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, आपको बहुत एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी का जो जो चीज़ आपको लगता है, देखो हर चैप्टर में वैसा 10 से 5% डेटा रहता है जो ऐसा लगता है कि आपके दिमाग से स्लिप हो रहा होगा, उस डेटा को पकड़ो और उसको रिवाइज करो। समझ में आ रहा है बात। एक स्टूडेंट था, पिछले साल का बात है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट एक चैप्टर होता है बायोलॉजी में 11th क्लास में। अब उसमें ना ज़्यादातर सिर्फ एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या किया, देखो इसको ना 2 तरह का अप्रोच हो सकता था। पहला अप्रोच, जितना भी एग्जाम्पल है उन सभी का वो टेबुलर फॉर्म में बना लेगा, है ना, कि ये एस्टिवेशन है इसका एग्जाम्पल ये है, ये प्लेसेंटेशन है इसका एग्जाम्पल ये है, ये इन्फ्लोरेसेंस इसका एग्जाम्पल ये है, ये टेबल को बना के वो रिवाइज कर लेगा। बट उसने क्या किया, इस साइड में जितना भी जो भी एग्जाम्पल था उसको वो यहाँ पे स्टिकी नोट्स में चिपका लिया, इस साइड में जहाँ पर जो भी एग्जाम्पल था उसको वो स्टिकी नोट में चिपका लिया, और फिर वो एनसीईआरटी वो रिवाइज कर रहा है। अब इस वाले अप्रोच से जब वो रिवाइज करेगा ना इसको, तो वो नोटिस करेगा कि भाई ये तो रिवाइज हो ही रहा है, ये सारा चीज़ यहाँ चिपका हुआ है, ये सारा चीज़ यहाँ चिपका हुआ है, बट रिवाइज करते समय बुक जब खुल जा रहा है तो ध्यान इस पे चला जा रहा है, ध्यान इस पे चला जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जा रहा है एक्स्ट्रा पढ़ने को, और एक स्यूडो फीलिंग आएगा दिमाग में कि हाँ भाई एनसीईआरटी से पढ़े हैं। और ऐसा होगा आपके साथ कि ये बुक जब आप खोलोगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ आपको दिख जाए, और आपको ये फिर से रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो ये एक बढ़िया अप्रोच है पढ़ने का, समझे बात को। जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं लास्ट में लिखे हुए, सभी को एक तरफ करके आप पढ़ो। तो लास्ट के मोमेंट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं पढ़ना होता है। जो भी आपका शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, जो भी आपका शॉर्ट नोट्स है, वो सारा शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज करोगे। बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, ये आपको तीनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से आपको करना है।
लास्ट मोमेंट में ये सब चीज़ आप कर सकते हो। केमिस्ट्री में आपके जितने फार्मूलाज हैं, सभी फार्मूलाज को, जितना भी आप अब तक टेस्ट दिए हो, फिर से कह रहा हूँ, लास्ट मोमेंट में टॉपर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट रिवाइज करता है। टेस्ट टेस्ट उसका एनालिसिस रिपोर्ट, वो क्या क्या गलतियाँ कर रखा, साल भर में कौन कौन सा क्वेश्चन वो रिव्यू करेगा, बुक मार्क करेगा। मतलब क्या कि वो जो भी वो कोई टेस्ट दिया, कोई डीपीपी बनाया, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उसको लगा ना कि भाई 150 क्वेश्चन अगर हम बनाए तो उसमें से 15 क्वेश्चन ऐसा था जो कि हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा है और हो सकता है एग्जाम में हम गलती कर दें, तो उसको वो कहीं सेपरेट कॉपी में वो उसको एक वो पॉइंट के फॉर्म में वो लिख लेगा। इसको बोलते हैं एनालिसिस रिपोर्ट। समझ में आया बात? कि वो टाइम स्लॉट में जो भी आप क्वेश्चन आप बनाए हो, उसका वो है ना, वो चीज़, वो कंक्लूजन कि उसमें क्या क्या हुआ, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, क्या क्या हुआ, वो सारा चीज़। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि लास्ट मोमेंट सिलेक्शंस के लिए, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि क्या एक आइडियल स्ट्रैटेजी होता है स्टूडेंट का पढ़ने के लिए, ठीक है, सिलेक्शन के लिए बेसिकली। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी लेकर के आऊँगा, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, है ना, कि कैसे नीट का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और कोई भी चीज़, मैं ऐसा ये अक्सर कहता हूँ, मेरा फेवरेट लाइन है कि कोई भी बात, कोई भी चीज़ कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। समझे बात को? कभी भी कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट मतलब सही या गलत नहीं होता है। सिचुएशन, हालात उसको सही और गलत हमेशा बनाएगा। तो अगर कोई कह रहा है कि भाई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्या पता वो आपके लिए बेस्ट तरीका ना हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट तरीका कैसे बनाना है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, रिलैक्स रहो, टेंशन फ्री रहो। टेंशन लेके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। साल भर जो हो चुका सो हो गया, आपको पता है, आपको बहुत बेहतर, बहुत अच्छे से पता है कि आपका क्या होना है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसा पढ़ाई की हो, सबको पता होता है। ये अपने को अपना औकात पता होता है। समझे बात को? पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।